हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है बच्चों, उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 7 फॉर क्लास 8 सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 11 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम पार्ट 2 उसी को कंटिन्यू करेंगे, व्यापार से साम्राज्य तक। और आज की जो वर्कशीट है उसका उपविषय है कंपनी का फैलता शासन। ठीक है, तो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा कि किस तरह प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर की लड़ाई हुई। उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बक्सर की लड़ाई, आरंभिक काल बक्सर की लड़ाई 1764 में के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि, जिन्हें क्या कहा जाता था, जिन्हें रेजिडेंट कहा जाता था, तैनात कर दिए। यानी बक्सर के बाद हमने पढ़ा था कि किस तरह बंगाल के नवाब जो है वो कंपनी के लोग जो है वो बन बैठे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपनी के राजनीतिक के व्यावसायिक प्रतिनिधि वो जो है रियासतों में उन्होंने रख दिए, जिनको क्या कहा जाता था, जिनको रेजिडेंट कहा जाता था। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यमों से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। ठीक है, यानी वो अब पूरी तरह से रियासतों को अपने कब्जे में करना चाहते थे। अगला राजा कौन होगा, किसको किस पद पर बिठाया जाएगा, ये सारी चीजें कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। यानी वो हर काम में इंटरफेयर करना चाहते थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे, कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी थी। तो ये क्या थी, ये थी सहायक संधि, जिसके कारण बहुत सारी रियासतों का विलय जो है उन्होंने अपने जो कब्जे वाले इलाके थे उनमें कर लिया। तो सहायक संधि थी, ये क्या थी कि जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। यानी ये कंपनी और रियासतों के बीच की एक संधि थी, और इस संधि के अनुसार जो भी इस संधि को अपना लेता था, मान लेता था, वो है अपनी स्वतंत्र सेनाएं नहीं रख सकता था और उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। यानी एक तरह से कंपनी जो है वो उसकी सुरक्षा का अधिकार ले लेती और इस सहायक सेना के रख रखाव के लिए भारतीय शासक कंपनी को रकम देते थे। और जो सुरक्षा कंपनी करती थी उसकी रियासत की, तो उसके रख रखाव के लिए भारतीय शासक जो है वो क्या करते थे, कंपनी को रकम देते थे। और अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते या उनकी रकम अदा नहीं कर पाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। ठीक है, उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था तो उस समय क्या हुआ, अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि वो सहायक सेना के लिए रकम अदा करने से चूक गया। तो यानी ये जो सहायक संधि थी, ये एक तरह से सारी जो रियासतें थी उनको अपने अंदर विलय करने का बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हो, कंपनी की तरफ से एक जाल था। अब देखिए, इसी के आधार पर जो है हैदराबाद के भी कई इलाके वो छीन लिए गए थे। नेक्स्ट है सीधी लड़ाई। तो एक तो उन्होंने तरीका अपनाया सहायक संधि का कि किस तरह रियासतों को विलय किया जाए, उन पे कब्जा किया जाए। दूसरा तरीका उन्होंने अपनाया सीधी लड़ाई का। अब जो अंग्रेज थे, कंपनी थी, वो काफी मजबूत हो चुकी थी। ठीक है, उनके पास काफी एरिया आ गया था, काफी लोग उनके साथ जुड़ चुके थे, उन्होंने बड़ी सेनाओं का निर्माण कर लिया था, जिससे वो अब सीधी लड़ाई करने में भी सक्षम हो चुके थे। सीधी लड़ाई में आरंभिक वर्षों में शक्तियां अर्जित करने के बाद कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। इसमें हम दो उदाहरणों से समझ सकते हैं। तो पहला क्या था, मैसूर का टीपू सुल्तान। आप सब बच्चों ने टीपू सुल्तान का नाम सुना है, हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र जो कौन थे, टीपू सुल्तान। जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर जो है वो काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। अब देखिए, मालाबार तट पर जो है व्यापार होता था, कंपनी व्यापार करती थी, जहां से जो भारत का सामान था, जैसे काली मिर्च और इलायची, वो जो है खरीदती थी और फिर उसको जो है ब्रिटेन जो है वो भेजा जाता था। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को काली मिर्च और इलायची के निर्यात के लिए रोक दिया। तो 1785 में टीपू सुल्तान ने इसका व्यापार रोक दिया।
सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ व्यापार करने से रोक दिया। तो सुल्तान ने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ भी घनिष्ठ संबंध विकसित किए। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया, व्यापारियों के साथ भी उन्होंने जो फ्रांसीसी व्यापारी थे उनके साथ उन्होंने मित्रता बढ़ाई और उसकी मदद से अपनी सेना का क्या किया, आधुनिकीकरण किया। अब इस बात से सुल्तान के इन कदमों से क्या हुआ, अंग्रेज जो है वो आग बबूला हो गए, आग बबूला यानी गुस्सा हो गए। मैसूर के साथ उन्होंने 4 बार क्या किया, युद्ध किया, जंग किया उसको जो है हटाने के लिए। 1767 से 69, 80 से 84, 90 से 92 और 1799 में क्या हुई बेटा, जंग हुई। श्रीरंगपट्टम की जंग जो है कब हुई, 1799 में क्या हुआ, टीपू सुल्तान मारे गए। और मैसूर का राजकाज जो है वो पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में ही सौंप दिया। और वो क्या था, वो उसके एक हाथों की कठपुतली था। और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि जो है वो थोप दी गई। ठीक है, उसके बाद देखिए मराठों से लड़ाई, दूसरा उदाहरण है जो है सीधी लड़ाई का। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी। तो मराठा भी जो है वो बहुत ही ताकतवर थे। जिस तरह उन्हें टीपू सुल्तान जो है उनको मार गिराया, उसी तरह वो मराठों की शक्ति को भी खत्म करना चाहते थे और उनके बारे में वो सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया और इन राज्यों की बागडोर जो है वो सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। तो ये राजवंश थे जिनके हाथों में जो है उन्होंने बागडोर दे दी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत, ठीक है, जिसको यानी सर्वोच्च मंत्री था, उनके अंडर ये काम करते थे। उनके अंतर्गत एक राज्य मंडल के ये सदस्य थे, ठीक है, जिसको कन्फेडरेसी बोला जाता है। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था। यानी इनके ऊपर जो है एक सर्वोच्च मंत्री जो है उसको क्या बोला गया, उसको पेशवा बोला जाता था। और वह कहाँ रहता था, वो पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 2 प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यानी लगातार युद्ध होने के कारण क्या हुआ कि मराठा जो है उनकी शक्ति कम हो गई और वह घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। ठीक है, पहला युद्ध खत्म हुआ जिसमें कोई भी पक्ष वो नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 5 तक हुआ और कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा क्या हुआ, इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। यानी एक तरह से यहाँ पर मराठा जो है वो हार गए और उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली जैसे कई जो मेन भूभाग थे वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 19 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ा कि किस तरह कंपनी का प्रसार जो है यहाँ पर लगातार हुआ। अब यहाँ पर आपको बहुत ही आसान से 4 प्रश्न दिए गए हैं जो आपने वर्कशीट में पढ़ा है, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। ठीक है, तो आइए बेटा करते हैं इनके आंसर। पहला जो प्रश्न है वो है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया। तो देखिए, जो रियासतें सहायक संधि को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनानी रखने का अधिकार नहीं रहता था। यानी जो रियासतें सहायक संधि के साथ एग्री हो जाती, अंग्रेजों के साथ मिल जाती, तो वो अपने अलग से जो स्वतंत्र सेनानी है यानी जो सैनिक हैं उनको रखने का अधिकार नहीं रहता था। और इस सहायक सेना के रखरखाव के लिए भारतीय शासक वो कंपनी को क्या देते थे, रकम देते थे। ठीक है, और लेकिन इसमें क्या था कि अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उसका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। यानी अंग्रेजों ने हर तरीके से जो भी रियासतें थी उनको अपने क्षेत्र में विलय करने में, अपने क्षेत्र में मिलाने में हर एक तरीका अपनाया जो भी वो अपना सकते थे। प्रश्न 2 है, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला थे और इस लड़ाई के क्या परिणाम हुए। तो देखिए, 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से कंपनी को काली मिर्च और इलायची के निर्यात पर रोक लगा दी।
अब ये रोक लगाने से जो अंग्रेज हैं वो आग बबूला हो गए। ठीक है, टीपू सुल्तान के इस कदम से अंग्रेज आग बबूला हो गए और मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई और इस तरह श्रीरंगपट्टनम की जंग में टीपू सुल्तान मारे गए। तो ये वाला आंसर आप लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन थे और यह संघ किस प्रकार से शासित था? तो देखिए, मराठा संघ के प्रमुख राजवंश सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोंसले थे और यह सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक राज्य मंडल के सदस्य थे। ठीक है, यह आंसर आप लिखेंगे। प्रश्न 4 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन किया? देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को कैसे अधीन किया? एक के बाद एक कई युद्धों के द्वारा कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो हमने वर्कशीट में पढ़ा किस तरह से कंपनी ने लगातार मराठों के साथ युद्ध किया और इस तरह 1817 से 19 का जो तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध था उसमें मराठों की ताकत को अंग्रेजों ने पूरी तरह से कुचल दिया और इस तरह विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का क्या हो गया? नियंत्रण हो गया और इस तरह कंपनी ने मराठों को अपने अधीन कर लिया। सो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट, जिसमें आपने समझा कि किस तरह अंग्रेजों ने जो है वो मराठों को कैसे अपने अधीन किया, कैसे उन्होंने सहायक संधि के द्वारा अपना जो क्षेत्र है, अपना जो उनके अंडर क्षेत्र आता है उसका उन्होंने प्रसार किया। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।